हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है स्तनी का श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स। तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जो समझने वाले हैं वो है रैबिट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बीएससी जूलॉजी के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो नॉलेज अड्डा या फिर लायन बैच के नाम से सर्च करें। बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होता है एसेंशियल ऑर्गन, मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो है लंग्स, फेफड़े। क्योंकि फेफड़े ही वह जगह है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या इसका स्टेप है, वो पूरा हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों को फिश और मेढक, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो देखिए आपको कंपैरिजन करने आएगा, है ना। जैसे मान लो फिश और मैमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप कंपैरिजन करो, मतलब आप कंपेयर करो कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम बताए हैं गाइस, सबका आप लोगों को कंपैरिजन करना अच्छे से आना चाहिए, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो देखिए बात करें अगर हम लोग रैबिट की, तो रैबिट का याद कीजिए, मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी अच्छे से बताया था। इनमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए नॉस्ट्रिल, जिसे हम लोग कहते हैं नासा छिद्र के थ्रू ये क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन वगैरह O2 वगैरह होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। और CO2 को भी इसी नासा छिद्र के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। आगे मैं आप लोगों को इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर इनका नॉस्ट्रिल है। और भी एसेंशियल ऑर्गन इसमें आते हैं, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डायग्राम भी देख लेते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट हम लोग पार्ट देख लेते हैं, जिसका नाम है नासिका एवं श्वसन मार्ग, जिसे हम लोग कहते हैं नोज एंड नेजल पैसेज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नोज, क्योंकि नोज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बात करें हम लोग मैमल्स की, तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत हम इंसान भी आते हैं। तो नोज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करने के लिए, चाहे CO2 को बाहर छोड़ने के लिए हम लोग नोज का ही उपयोग करते हैं। बात करें अगर हम लोग रैबिट की, तो सबसे पहला इनमें आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट बताते जा रहे हैं उसको रफली आप लोग नोट करते जाओ, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, है ना। सबसे पहला इसमें पार्ट आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो आखिर ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए। तो देखिए रैबिट के जो लिप्स होते हैं, जो अपर लिप्स होते हैं, लिप्स के जस्ट ऊपर तिरछे 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ ऐसा आया समझ में आप लोगों को, कुछ ऐसा ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वो पाया जाता है, जो कि लिप्स के जस्ट ऊपर में स्थित होते हैं, है ना। अपर लिप्स के ही ऊपर में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल स्थित होते हैं। अगर हम बात करें, इनमें नेजल चैम्बर्स भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नासावेश्म। तो ये नासावेश्म क्या होता है, देखिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अंदर की ओर जाते हैं और अंदर की ओर जा करके ये एक चैम्बर में खुलते हैं, जिसे कहा जाता है नेजल चैम्बर। जितने भी पॉइंट्स है ना, उनको आप लोग क्या करना, नोज एंड नेजल पैसेज में आपको क्या करना है, लिखना है। अब अगर हम लोग ये जो नेजल चैम्बर है वो 2 भाग में ऐसा बटा रहता है, 2 भाग में इस तरीके से बटा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, नेजल सेप्टम कहा जाता है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये जो 3 पॉइंट है वो क्या करना है, आपको लिखना है। बात करें अगर हम लोग नेजल पैसेज की, नासा मार्ग की, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, नाक के थ्रू अगर वो सांस लेते हैं तो एक पैसेज होता है जिसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और एंटर कर करके वो कहाँ जाते हैं, पैसेज के थ्रू लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, आगे मैं पूरा बताऊंगी। देन उसके बाद लंग्स में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं और उसी लंग्स में जा करके ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। तो
नेजल पैसेज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो रैबिट के नेजल पैसेज है उनको अगेन 3 भागों में बांटा गया है। इसका केवल आप लोग नाम याद कर रहे हो, एकदम डिटेल में मत जाना, केवल नाम भी लिखते हो तो काफी ज्यादा है। सबसे पहला होता है नेजल पैसेज में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है, हिंदी में बता रही हूँ, प्रकोष्ठ जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। सेकंड नंबर में होता है घ्राण भाग जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। थर्ड नंबर में होता है श्वसन भाग जिसे हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। तो मेनली इसको 3 भागों में बांटा गया है। बात करें डायग्राम की, तो इसके बाद जो भी मैं आप लोगों को लैरिंग्स और ट्रैकिया बताऊंगी उसका मैं आप लोगों को अच्छे से डायग्राम दिखा दूंगी। अभी जो नासा छिद्र है उसमें कोई विशेष डायग्राम नहीं था, केवल आप लोग यहाँ पर इसके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को ही आप देख सकते हो। बाकी इसमें जो जो पॉइंट बताई वो आप क्या कर लेना, लिख लेना, है ना। तो ये हो गया गाइस हम लोग का पहला पार्ट। अब चलिए सेकंड नंबर में हम लोग लैरिंग्स के ऊपर आते हैं। देखिए क्या होता है ना, नेजल पैसेज के बाद लैरिंग्स ही आता है, तो लैरिंग्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस अब हम लोग फाइनली आते हैं रैबिट के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जो डायग्राम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं ISO कम करती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिख सके ये डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर आप लोग इजिली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ लैरिंग्स का। तो सबसे पहला पार्ट आता है इनका लैरिंग्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इनका लैरिंग्स कहलाता है। हालांकि इनमें फेरिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट उसका 1-2 लाइन जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फेरिंग्स कहाँ पर है, कैसे है, क्या क्या पॉइंट है, वो पूरा वहां पर मिल जाएगा। लेकिन इनमें जो लैरिंग्स होता है वो काफी अच्छे से जो है वो डेवलप होता है। लैरिंग्स के पास ये होता है एपिग्लोटिस। अभी मैं रफली बता रही हूँ, फिर एक को मैं एक्सप्लेन करूंगी, है ना। लैरिंग्स के बाद यहाँ पर जो आप लंबा सा ये रॉड देख रहे हो, रॉड के समान, वो क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। इसे वाइंड पाइप भी कहते हैं या फिर एयर पाइप भी कहते हैं इसे, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये ट्रैकिया, है ना। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ये पूरा क्या है, पैसेज के अंतर्गत आता है। जो भी एयर उन लोग ग्रहण कर रहे हैं वो पूरा लैरिंग्स के थ्रू, देन ट्रैकिया के थ्रू इसमें क्या करते हैं, वाइंड पाइप में जो है वो एंटर करते हैं। यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन जो है वो एंटर करते हैं, और जो ट्रैकिया है वो आगे चल करके 2 भाग में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन कौन से 2 भाग में बढ़ जाता है, ब्रोंकस में। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो 2 भाग है उन 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस कहा जाता है। अब यही जो ब्रोंकस है वो आगे चल करके लंग्स में, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 लंग्स पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। और यही जो ब्रोंकस है वो आगे चल करके बहुत सारे ब्रांच में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और ब्रांच में बटने के बाद खैर इसके आगे और क्या क्या डिटेल में है वो पूरा मैं बताऊंगी। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को किसके बारे में बता देती हूँ, लैरिंग्स के बारे में। जो सबसे टॉप में दिख रहा है ना ऊपर में लैरिंग्स, उसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो ये डायग्राम अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन मैं आप लोगों को लैरिंग्स का भी थोड़ा सा और एक डिटेल में डायग्राम बता रही हूँ, वो भी आप लोग बना लेना। ये आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा है लैरिंग्स का, जस्ट वेट गाइस, यहाँ पर है ना। तो इतना सारा डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। अगर एक डायग्राम बना दे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे वो वाला, तो भी इतना मतलब काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप तीनों डायग्राम को बनाते बैठे हो, ऐसा नहीं है। कोई भी एक डायग्राम आप क्या कर लेना गाइस, बना ले। तो देखिए लैरिंग्स को हमारे बॉडी का स्वर यंत्र कहा जाता है, या फिर रैबिट के बॉडी का स्वर यंत्र या फिर साउंड बॉक्स कहा जाता है लैरिंग्स को। और यहाँ पर जो रैबिट का हम लैरिंग्स देख रहे हैं उसमें टोटल 4 कार्टिलेज से ये मिल करके बना रहता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए अगर आप लोग लैरिंग्स डायग्राम बनाओगे तो सबसे ऊपर में बनाओगे एपिग्लोटिस। यहाँ पर ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। दोनों सेम डायग्राम है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से लिया गया है। कोई लेटरल व्यू है, कोई डोर्सल व्यू है, कोई वेंट्रल व्यू है ना। तो दोनों में ही समझिए ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये एक प्रकार का साउंड बॉक्स होता है, तो इनमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड जो है वो 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, पहला फॉल्स वोकल कॉर्ड और दूसरा ट्रू वोकल कॉर्ड। याद रखना रैबिट के जो वोकल कॉर्ड है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, है ना, और दूसरा होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ये पूरा मैंने जितने भी पॉइंट है ना अपने नोट्स में इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जो लैरिंग्स होते हैं वो अनेक प्रकार के कार्टिलेज से मिल करके बने होते हैं, उपास्थि से मिल करके बने होते हैं, जिसमें पहला है एरिटेनॉइड।
यहाँ पर दिखा, ये क्या है, इनके कार्टिलेज है जो कि मैंने पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है कहाँ कहाँ पर। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एरिटेनॉइड कहलाता है। देन ये थायराइड, क्रिकॉइड और ट्रैकियल, खैर इधर तो ट्रैकिया आ गया है ना। तो इतना मेन जो 5 पॉइंट है, पहला एपिग्लोटिस, फाल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, एरिटेनॉइड, थायराइड और क्रिकॉइड, इतना को आप लोग लैरिंग्स में लिख लेना। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया, जो वाइन पाइप, जो लंबा सा पाइप दिखाई थी ना, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रैकिया के बारे में मैं आप लोगों को आगे वहां पर बता दूंगी। तो लैरिंग्स में केवल 3 से 4 नाम को याद कर लेना, एपिग्लोटिस, फाल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, और यहाँ पर जो कार्टिलेज के नाम है एरिटेनॉइड, थायराइड और क्रिकॉइड, इतना याद कर लेना काफी है गाइस लैरिंग्स के लिए। लैरिंग्स समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, क्योंकि एपिग्लोटिस और लैरिंग्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, ट्रैकिया। बट यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले मसल आते हैं। यहाँ पर लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच एक मसल पाए जाते हैं, मांसपेशी पाए जाते हैं, और मांसपेशी से कनेक्ट रहता है ये लंबा सा वाइन पाइप, जिसे वायु नलिका भी कहा जाता है, वायु नलिका भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में ट्रैकिया भी कहा जाता है ना। तो देखिए ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रैकियल रिंग्स पाए जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ट्रैकियल रिंग, जिसे छल्ले भी कहा जाता है, ट्रैकिया के छल्ले भी कहा जाता है। ये छल्ले का क्या काम होता है, अगर ये छल्ले ट्रैकिया में प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, जो ट्रैकिया है वो चिपक जाएगा। और हम जानते हैं कि जो ट्रैकिया है वो पैसेज के अंतर्गत आते हैं। तो अगर जो पैसेज है वो अगर चिपक गया तो फिर कहाँ से जो एयर है वो ठीक से हमारे लंग्स तक पहुंच पाएगा। इस वजह से इनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ट्रैकियल रिंग्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैकियल कार्टिलेजिनस रिंग्स, जिसे कहा जाता है ट्रैकियल कार्टिलेजिनस रिंग्स, पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस। बाजू में एक और डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें स्पष्ट रूप से वोकल कॉर्ड, एयर पैसेज, एपिग्लोटिस पूरा यहाँ पर दिख रहा है, ट्रैकियल कार्टिलेज, ट्रैकिया। तो ये वाला डायग्राम भी आप लोग साइड में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। बात करें इसके पोजीशन की, जो ट्रैकिया है वो कहाँ पर स्थित होता है रैबिट के, तो रैबिट का जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब क्या होता है, वक्षी गुहा। वक्षी गुहा है जो हमारा चेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है ना, वो पूरा क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी कहलाता है। नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी, उदरी गुहा कहलाता है ना। तो जो ये ट्रैकिया होता है वो इनके चेस्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो मैंने जैसे कि बताया था कि जो ट्रैकिया होते हैं ना वो आगे चल करके 2 हिस्सों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। कौन कौन से 2 हिस्सों में बटते हैं गाइस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया लेकिन 2 हिस्सों में क्या हो रहा है, बट रहा है। क्या कहलाता है, उस तरफ का हिस्सा लेफ्ट ब्रोंकस, यहाँ पर देखो लेफ्ट ब्रोंकस, और इस तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है, राइट ब्रोंकस। बात करें इनके रिंग्स की, जो ट्रैकियल रिंग्स हैं, क्या वो रिंग्स ब्रोंकस में भी पाए जाते हैं? हाँ, आगे चल करके जो रिंग्स है वो ब्रोंकस में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रैकिया में जो रिंग्स है वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट होते हैं, अच्छे से दिखते हैं। लेकिन आगे चल करके जो ट्रैकियल रिंग है ना वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं, और जब ये लंग्स में प्रवेश करते हैं तो फिर वो पूरा ही विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये पूरा जो एनाटॉमी है अगर आप समझ रहे हो तो इसको, इसके साथ साथ आप एक इनकी फिजियोलॉजी भी समझो। फिजियोलॉजी कैसे कि ऑक्सीजन इसी एयर पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लंग्स की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और आगे चल करके जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं या फिर जो रैबिट है वो सांस ले रहे हैं, वो इसी ट्रैकिया वाइन पाइप के थ्रू जो है वो एंटर कर रहे हैं, और आगे चल करके जो ऑक्सीजन है वो 2 भागों में बट जा रहे हैं। पहला एक कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का, एयर का कुछ हिस्सा लंग्स, इस तरफ के लंग्स में चला जा रहा है, और कुछ हिस्सा राइट वाले लंग में चला जा रहा है। 2 भागों में क्या हो जा रहा है, वो बट जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ना वो पूरा पैसेज के अंतर्गत आता है, पथ के अंतर्गत आता है, जिसे हम श्वसन पथ या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज कहते हैं। अब हम लोग
पढ़ने वाले हैं मेन ऑर्गन, क्योंकि जो रैबिट होते हैं, चाहे हम मैमल्स, हमारे इंसानों की भी हम बात करें तो जो लंग्स होता है वो एक वाइटल ऑर्गन होता है। वाइटल ऑर्गन मतलब क्या समझते हो? ऐसा ऑर्गन जो कि हमें जीवित रखने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में और कौन कौन से वाइटल ऑर्गन है? हार्ट है, अगर हार्ट थोड़ा सा भी फेल हुआ तो इंसान उसी वक्त मर जाएगा। अगर ब्रेन की हम बात करें, ब्रेन में भी थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आता है तो देखना तुरंत इंसान डेथ कर जाता है। बात करें किडनी की, तो किडनी भी, अगर किडनी खराब हुआ तो फिर बॉडी जो है वो, बॉडी के जो भी टॉक्सिक पदार्थ है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में जम जाएंगे। तो ये सब चीज जो है वो वाइटल ऑर्गन होते हैं। लीवर भी वाइटल ऑर्गन के अंतर्गत ही आते हैं। और खास करके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो भी वाइटल ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। अगर फेफड़े में कुछ दिक्कत आया, फेफड़ा अगर खराब हो गया, फिर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो लंग्स एक वाइटल ऑर्गन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो पूरा आप लोग समझ गए। अब हम लोग मेन आते हैं लंग्स के ऊपर। लंग्स को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्या क्या एल्वोली है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग लंग्स, जिसे हम लोग कहते हैं फेफड़ा, है ना। तो रैबिट में या फिर मैमल्स में दो फेफड़ा पाए जाते हैं। सबसे पहला लेफ्ट फेफड़ा मतलब बाएं साइड का फेफड़ा, और सेकंड नंबर का होता है दाएं साइड का फेफड़ा। अगर हम बात करें फेफड़ा कहाँ पर स्थित है, पोजीशन क्या है, तो ये हमारे शरीर के, फिर मैमल्स के थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं वक्षी गुहा। मैंने क्या बताया था, थोरेसिक जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है ना वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, और चेस्ट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, मतलब जो उदरी गुहा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, तो जो लंग्स होते हैं या फिर जो भी रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। बात करें कि ये जो लंग्स है वो कौन से कैविटी में स्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते ही हैं, लेकिन ये जो दोनों लंग्स है ना वो प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। क्या होता है प्लूरल कैविटी? एक प्रकार का कवर होता है। ये मान के चलिए कि लंग्स को एक कैविटी है जो कि पूरा कवर करके रखा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल कैविटी। नाम याद कर लेना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये जितने भी बातें मैं आप लोगों को आप लोग नाम याद कर लेना प्लूरल कैविटी का, है ना। तो ये जो प्लूरल कैविटी है वो क्या करते हैं, दोनों लंग को पूरा जो दोनों लंग्स होते हैं वो इसी प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। और ये एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई झिल्ली है, झिल्ली में आप पानी भरे हो या फिर झिल्ली में कोई लसलसा पदार्थ भरे हो, तो झिल्ली क्या हो गया, एक प्रकार का प्लूरल कैविटी हो गया। झिल्ली के अंदर क्या है, लंग्स है। तो ये मान के चलिए एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जो कि दोनों लंग्स को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। इनमें प्लूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इसी प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। एक तरल पदार्थ पाया जाता है उस झिल्ली के बीचों बीच में, जो कि पूरे लंग्स में क्या रहता है, उसको कवर करके रखा रहता है। फ्लूइड का क्या काम होता है, कोई भी धक्का हो गया या फिर किसी भी आघात से वो इस लंग्स को या फिर फेफड़े को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर वो फ्लूइड नहीं पाया जाएगा तो बाहरी आघात से जो फेफड़ा है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन जो फ्लूइड होता है वो इस फेफड़े को जो है वो बचा करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ये तो हो गया बात प्लूरल कैविटी और प्लूरल फ्लूइड की। अब हम लोग आते हैं लंग्स के ऊपर। तो इनका जो लंग्स है ना वो कई लोब में बटा रहता है, टोटल 5 लोब्स में बटा रहता है। बात करें अगर हम लोग लेफ्ट साइड के लंग की, तो जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो 2 लोब्स में बटा रहता है, और जो राइट साइड का लोब होता है वो 3 लोब में बटा रहता है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करके इसे बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहला, ये तो पूरा लंग्स है ना, तो लंग का सबसे पहला लोब होता है, वेट, सबसे पहला लोब होता है, अगर हम लेफ्ट साइड के लंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो लोब होता है वो क्या कहलाता है, लेफ्ट एंटीरियर लोब कहलाता है। नाम याद कर लेना गाइस, आएगा एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। सबसे पहला जो लोब होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर का जो लोब होता है लेफ्ट साइड के लंग का वो क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर लोब, है ना। सेकंड नंबर का जो लोब होता है थोड़ा सा बड़ा है ये लोब, ये क्या होता है, सेकंड नंबर का लोब, इसका नाम क्या है, लेफ्ट पोस्टेरियर लोब। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक, ये तो हुआ लेफ्ट लंग की बात। अगर हम लोग राइट लंग की ओर आते हैं तो मैंने बताया कि जो राइट लंग है वो
3 लोब्स में बटे होते हैं, सॉरी 3 लोब्स में नहीं 4 लोब्स में बटे, सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 लोब में बटे रहते हैं। इधर का लोब 2 लोब में और इधर का लोब जो है वो 4 लोब में बटा रहता है। पहला लोब देखो इधर का, सबसे पहला ऊपर वाला लोब क्या कहलाता है, एंटेरियर इजिगोस लोब कहलाता है ना, एंटेरियर इजिगोस लोब। खैर मैंने नोट्स में पूरा नाम लिखा हुआ है, सो डोंट वरी। सेकंड नंबर का देखो ये वाला जो लोब्स है वो क्या कहलाता है, राइट एंटेरियर लोब कहलाता है। नाम याद करना बहुत है, इजी है। राइट एंटेरियर लोब, लेफ्ट एंटेरियर लोब, देन राइट पोस्टेरियर लोब। ये देखो ये वाला, ये पूरा इतना हिस्सा क्या कहलाता है, राइट पोस्टेरियर लोब। देन लास्ट में है पोस्टेरियर इजिगोस लोब, ये जो दिख रहा है तिरछा सा, ये क्या कहलाता है, राइट इजिगोस लोब। तो ये पूरा है गाइस, लोब के नाम याद कर लेना। थोड़ा सा मैं रफ कर डाली डायग्राम को, अभी तो इतना अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। खैर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को डायग्राम का भी अच्छे से दे दूंगी, तो आप लोग क्या कर लेना, उसको इजिली स्क्रीनशॉट ले लेना। लंग्स हम लोग पढ़ लिए। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो ब्रोंकस है वो पूरा लंग्स में फैले रहते हैं। जो लंग्स, इनका जो ब्रोंक्यूल जिसे कहा जाता है, ये आगे चल करके इनका पूरा ब्रांच इन पूरे लंग्स में फैला रहता है। तो चलिए उसी ब्रांच को मैं थोड़ा सा डिटेल में और डायग्राम दिखा देती हूँ, ताकि उनमें जो भी एल्वेओली है, जो भी कुपिकाएं हैं, वो आप लोगों को क्लियर वहां पर दिख जाए। तो बताया कि लंग्स के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं रैबिट का। तो जो ब्रोंकस है वो मैंने बताया कि लंग्स में पूरा ब्रांच की तरह, पेड़ की शाखा की तरह फैले रहते हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वेट, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाता है। और जो ब्रोंकियोल्स है वो आगे चल करके कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और जैसे कि पेड़ देखे हो आप लोग, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग जो शाखा होता है उनमें फूल के समान रहते हैं ना, वैसा ही अलग अलग इनकी जो शाखाएं हैं ना उनमें एल्वेओली पाए जाते हैं। ऐसे गुब्बारे नुमा छोटी छोटी संरचना होती है। ये जो एल्वेओली है ना वो पूरे लंग्स में क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर के समान फैले रहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, है ना। ये पूरा जाल बिछा रहता है, कैपिलरी एल्वेओली का पूरा लंग्स में जो है वो जाल बिछा रहता है। अब एल्वेओली का मेन इनमें क्या रहता है, ब्लड कैपिलरीज रहते हैं। जो रक्त के शिकाएं रहती है ना उनमें उनका क्या रहता है, इनमें पूरा जाल बिछा रहता है कि इनमें एल्वेओली में बहुत पतली पतली ब्लड के शिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये जो एल्वेओली होते हैं वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही एयर या ऑक्सीजन इन एल्वेओली में एंटर करते हैं उसी समय जो ब्लड में जो भी CO2 है उसे एक्सचेंज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा और CO2 को वापस छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो भी CO2 है वो फिर से ट्रैकिया के थ्रू, वाइन पाइप के थ्रू, नोज के थ्रू क्या हो जाते हैं, माउथ के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है और एल्वेओली का भी, है ना। यहाँ पर एल्वेओली के बाहर में एल्वेओलर सैक भी पाए जाते हैं। ये पूरा आप लोग डायग्राम देख लेना। ये एल्वेओलर डक्ट कहलाता है, एट्रिया कहलाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो पूरा आप लोग नाम याद कर लेना गाइस, और डायग्राम भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है अगर एग्जाम में आया तो, है ना। खैर अगर ये जो डायग्राम है उसको लंग्स में भी दिखा दोगे ना बना के, तो अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या बताना है आप लोगों को, केवल एल्वेओली को ही तो बताना है इसमें, तो बहुत ईजी है डायग्राम। अब लंग्स समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। एक्सपायरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग पूरा एनाटॉमी तो देख लिया, हम लोग इसको फिजियोलॉजी भी देख लेते हैं, किस तरीके से जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो होती है। तो देखिए इनमें जो क्रियाविधि होती है मेनली 2 टाइप से होता है। सबसे पहला होता है निःश्वसन जिसे हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन। सेकंड नंबर का होता है उच्च श्वसन जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन लंग्स में प्रवेश करते हैं, जब एयर लंग्स में प्रवेश करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं, है ना। जो भी ऑक्सीजन है जब वो हमारे लंग्स में प्रवेश करते हैं, रैबिट के लंग्स में प्रवेश करता है तो वह क्रिया इंस्पिरेशन कहलाता है। एक्सपिरेशन क्या होता है, जो CO2 है जब नाक के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर निकलता है, जब CO2 का लंग्स से बाहर होना क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन कहलाता है। ये जो 2 प्रोसेस है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो कंटिन्यू होते रहते हैं। सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये एक क्रिया विधि एक चलते रहता है। तो क्या
जो हमारा लंग्स होता है या फिर जो रैबिट का लंग्स होता है वो क्या इतना कैपेबल होता है कि ये पूरा चीज को कंट्रोल करता है? नहीं, जो लंग्स होता है ना वो काफी सॉफ्ट होता है, काफी कोमल होता है, काफी लचीला होता है। इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये खुद से ही अपने जो लंग्स हैं इनमें खुद से ही ऐसा मूवमेंट हो सके, ऐसा नहीं होता है। इनमें जो इनका जो थोरेसिक कैविटी होता है, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा लंग्स होता है पूरे थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी में बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं। अब जो थोरेसिक कैविटी के जो मसल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है ना, उनमें मूवमेंट होता है। कौन सा मसल पाया जाता है? देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नाम याद कर लो। थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स प्रेजेंट है वहां पर एक मसल पाया जाता है जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यही जो मसल होता है वो हेल्प करता है किसके लिए? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के लिए। जो मसल्स हैं वो दबाव डालते हैं लंग्स के ऊपर, तभी ये जो दोनों प्रोसेस है वो क्या होता है? संपन्न हो पाता है। लंग्स में इतना वो नहीं रहता है कि वो खुद से ही हो सके। तो देखिए, जब इंस्पिरेशन का जब प्रोसेस चलता रहता है, सबसे पहले जब निश्वसन की जब क्रिया चलती है तो ये जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना वो संकुचित हो जाते हैं। अब जैसे ही ये मसल संकुचित हो जाते हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में क्या कर देते हैं? प्रवेश कर देते हैं। आया समझ में? पहले क्या होता है, जो ये मसल है वो संकुचित होते हैं जिसके थ्रू थोरेसिक कैविटी का आयतन या फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में क्या कर देते हैं? प्रवेश कर लेते हैं। ये पहला प्रोसेस हुआ। अब जैसे ऑक्सीजन लंग से प्रवेश किया, उसके बाद जो भी मसल है, जो भी जितने भी वहां पर थोरेसिक कैविटी के मसल है वो क्या पड़ जाते हैं? शिथिल पड़ जाते हैं। अब जैसे ही मसल शिथिल हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? घट जाता है, आयतन कम हो जाता है। अगर थोरेसिक कैविटी ऐसे है तो वॉल्यूम कम होगा तो ऐसा होगा ना। तो वॉल्यूम जैसे कम हुआ तो जो CO2 है वो वॉल्यूम कम होने के कारण दबाव पड़ता है और CO2 फिर से बाहर निकल जाता है। एक्सपीरेशन कहलाता है। आया समझ में? तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस मसल का। अगर मसल ना हो तो फिर क्या लंग्स अकेला कर पाएगा क्या? ये सब काम नहीं कर पाएगा। तो थोरेसिक कैविटी के जो मसल्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर मैकेनिज्म किसका? रेस्पिरेशन का। आया समझ में? अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा ना तो मैं नोट्स में बहुत अच्छा नोट्स लिखी हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स को पढ़ो एक बार अच्छे से, है ना। पहले किसी भी टॉपिक को मैं समझाती हूँ ना, उसको स्किप मत किया करो गाइस, समझा करो, फिर उसके बाद नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया करो आप लोग। मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना वो जो केवल नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने आते हैं। तो क्या आप लोगों को पूरा नोट्स पढ़ के समझ में आ जाता है क्या? थोड़ा सा मैं जो बता रही हूँ उसको समझा भी करो, है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसा है मैं नोट्स में भी नहीं लिखी रहती, उसको समझाती हूँ, तो वो चीज आप लोग थोड़ा देखो। एकदम से स्क्रीनशॉट लास्ट में आकर के पूरे स्किप करके स्क्रीनशॉट मत लिया करो, ठीक है। तो ये तो पूरा हम लोग पांचों देख लिए। एक और टॉपिक बचा है, वो भी मैं आप लोगों को जल्द ही बता दूंगी, देन हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके की वीडियो के चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।